शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बनाने के लिए मदद स्वीकृत की गई है। माय गवर्नमेंट विल हमारी सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक में समर्पित सस्ती आवासन निधि की भी स्थापना करेगी, जिसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देय उधार में हुई कमी से और भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत पूर्णतः शोषित बॉन्डों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। महिलाओं के स्व सहायता समूहों के ऋण को पिछले वर्ष के मुकाबले 37% से बढ़ाकर वर्ष 2016-17 में लगभग 42,500 करोड़ रुपए करा दिया गया था। हमारी सरकार पूरी तरह आश्वस्त है कि मार्च 2019 तक स्व सहायता समूहों को ऋण राशि बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपए कर दी जाएगी। मैं 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के आवंटन को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 5,750 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। प्रधानमंत्री हर खेत को पानी योजना के तहत भूजल सिंचाई स्कीम सिंचाई से वंचित 96 जिलों में शुरू की जाएगी, जहां वर्तमान में 30% से भी कम खेतों की सिंचाई सुनिश्चित हो पाती है। इस परियोजना के लिए मैंने 2600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जैसा कि मेरे प्रस्ताव की रूपरेखा संकेत करती है, अगले वर्ष सरकार का ध्यान रोजी रोटी, कृषि और संबद्ध कार्यकलापों और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं निर्माण पर और अधिक धनराशि खर्च करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर होगा। वर्ष 2018-19 में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए मंत्रालयों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि वह 14.34 लाख करोड़ रुपए होगी। इसमें 11.98 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजटीय संसाधन शामिल हैं। खेती संबंधी कार्यकलापों और स्वरोजगार के कारण रोजगार के अलावा इस खर्च से 321 करोड़ मानव दिवस के रोजगार, 3.17 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों, 51 लाख नए ग्रामीण मकानों, 1.88 करोड़ शौचालयों का सृजन होगा और इससे कृषि को प्रोत्साहन मिलने के अतिरिक्त 1.75 करोड़ रुपए परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्राप्त होंगे। ब्यौरा अनुबंध 1 में दिया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक संरक्षण। हमारी सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सहायता और अवसर प्रदान करना है ताकि वह अपने आर्थिक और सामाजिक सपनों को पूरा करने की अपनी पूरी संभावित क्षमता का उपयोग कर सके। हमारी सरकार सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना के अनुसार वृद्धों, विधवाओं, बेसहारा बच्चों, दिव्यांगजनों और वंचित लोगों के प्रत्येक परिवार तक पहुंचने के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर आवंटित 2018-19 में 9,975 करोड़ रुपए रखा गया है। हमने बच्चों को स्कूल में पढ़ते हुए देखने की व्यवस्था की है, किंतु शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी एक गंभीर चिंता बनी हुई है। अब हमने शिक्षण के परिणाम परिभाषित किए हैं और जमीनी हकीकत का मूल्यांकन करने के लिए 20 लाख से अधिक बच्चों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया गया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जिलावार रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। अब हमारा प्रस्ताव नर्सरी पूर्व से कक्षा 12 तक बिना किसी विखंडन के शिक्षक को व्यवहार्य माने जाने का है। अध्यापकों की गुणवत्ता सुधारने से देश में शिक्षा की गुणवत्ता भी जरूर बढ़ेगी। शिक्षकों के लिए एक एकीकृत बीएड कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सेवा के दौरान शिक्षकों का प्रशिक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमने 13 लाख से अधिक अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन किया है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयोगी संचालक होगी। हमारा प्रस्ताव शिक्षा में डिजिटल तीव्रता बढ़ाने और धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड से डिजिटल बोर्ड की दिशा में बढ़ने का है। हाल ही में संचालित दीक्षा डिजिटल पोर्टल के जरिए शिक्षकों के कौशल
कौशल उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग किया जाएगा। सरकार जनजातीय बच्चों को अपने स्वयं के माहौल में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अभियान को आगे ले जाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2022 तक अनुसूचित जनजाति की 50% से अधिक जनसंख्या वाले और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालय के समतुल्य होगा और इसमें खेलकूद और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विशेष सुविधाएं होंगी। स्वास्थ्य संस्थानों सहित प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और संबंधित अवसंरचना में निवेश की गति में तेजी लाने के लिए मैं अगले 4 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 2022 तक शिक्षा में आधारभूत सुविधाओं और प्रणालियों को पुनः जानदार बनाने राइस नामक एक बड़ी पहल प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता हूं। इस पहल के वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी हेफा को उपयुक्त रूप से तैयार किया जाएगा। हमारी सरकार ने श्रेष्ठ संस्थानों की स्थापना के लिए बड़ी पहल की है। सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में संस्थानों द्वारा इस पहल की जबरदस्त प्रतिक्रिया रही है। हमें 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। हमने बड़ोदरा में विशिष्ट रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी कदम उठाए हैं। हम चुनौती विधि पर चयन किए जाने वाले आयोजना और स्थापत्य कला के 2 नया पूर्णतः सुसज्जित स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव करते हैं। इसके अतिरिक्त IIT NIT में 18 नए SPA की भी चुनौती विधि से स्वायत्त निकायों के रूप में स्थापना की जाएगी। इस वर्ष सरकार प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता PMRF नामक पहल प्रारंभ करेगी। इस पहल के अंतर्गत हम श्रेष्ठ संस्थानों से हर वर्ष 1000 उत्कृष्ट बीटेक छात्रों की पहचान करेंगे और उन्हें एक अच्छी अध्येता वृत्ति के साथ IIT IISc में PhD करने के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे। आशा है कि ये उद्यमान युवा साथी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा से पढ़ाने के लिए सप्ताह में कुछ घंटे देंगे। अब मैं स्वास्थ्य क्षेत्र पर आता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारी सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत है। केवल स्वच्छ भारत ही समृद्ध भारत बन सकता है। यदि भारत के नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे तो इसके बिना अपना देश युवा साथियों का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। मैं निवारण और स्वास्थ्य संवर्धन दोनों को शामिल करके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखरेख प्रणाली में स्वास्थ्य समस्या से व्यवहारिक ढंग से निपटने के लिए पथ अवरोधक हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से बनाए गए आयुष्मान भारत के भाग के रूप में 2 प्रमुख पहलों की घोषणा करता हूं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की परिकल्पना की गई है। ये 1.5 लाख केंद्र स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली को लोगों के घरों के पास लाएंगे। ये स्वास्थ्य केंद्र असंचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध कराएंगे। ये केंद्र आवश्यक दवाइयां और नैदानिक सेवाएं भी मुफ्त उपलब्ध करवाएंगे। मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए इस बजट में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के लिए वचनबद्ध हूं। मैं इन केंद्रों को अपनाने में CSR और लोकोपकारी संस्थाओं के जरिए निजी क्षेत्र को योगदान के लिए आमंत्रित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में लाखों परिवारों को अस्पतालों में अंतरंग इंडोर इलाज कराने के लिए उधार लेना पड़ता है या संपत्तियां बेचनी पड़ती है। सरकार निर्धन और कमजोर परिवारों की ऐसी दरिद्रता के बारे में अत्यधिक चिंतित है। मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना स्कीम गरीब परिवारों को 30,000 रुपए की वार्षिक कवरेज प्रदान करती है। अनेक राज्य सरकारों ने भी कवरेज में विविधता उपलब्ध करा के स्वास्थ्य संरक्षण योजनाओं कार्यान्वित अनुपूरित की है। अब हमारी सरकार ने स्वास्थ्य संरक्षण को और अधिक आकांक्षा वाला
स्तर प्रदान करने का निर्णय लिया है। महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों, लगभग 50 करोड़ लाभार्थी को दायरे में लाने के लिए एक फ्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना प्रारंभ करेंगे, जिसके तहत द्वितीयक और तृतीयक देखरेख अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का कवरेज प्रदान किया जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। अध्यक्ष महोदया, करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा ये सरकार उपलब्ध करवाएगी। मैडम स्पीकर, माननीय अध्यक्ष महोदया, आयुष्मान भारत के तहत ये 2 दूरगामी पहलें वर्ष 2022 तक एक नए भारत का निर्माण करेंगी और इनसे संवर्धित उत्पादकता, कल्याण में वृद्धि होगी और इनसे मजदूरी की हानि और दरिद्रता से बचा जा सकेगा। इन योजनाओं से खासकर महिलाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर भी सृजित होंगे। सरकार सर्वजन स्वास्थ्य कवरेज के लिए स्थायी रूप से किंतु निश्चित रूप से उत्तरोत्तर अग्रसर है। एक्सपैंड किया जाएगा इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद। ट्यूबरकुलोसिस किसी दूसरी संक्रामक बीमारी की तुलना में टीबी से हर वर्ष अधिक जाने जाती हैं। यह मुख्य रूप से गरीब और कुपोषित लोगों को प्रभावित करती है। इसलिए हमारी सरकार टीबी से पीड़ित सभी रोगियों को उनके उपचार की अवधि के दौरान 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से पोषणाहार सहायता प्रदान करने के लिए 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित करेगी। गुणवत्ता युक्त चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखरेख की पहुंच में और वृद्धि करने के उद्देश्य से हम देश में मौजूदा जिला अस्पतालों को अपग्रेड करके 24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना करेंगे। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक 3 संसदीय क्षेत्रों के लिए कम से कम 1 चिकित्सा कॉलेज और देश के प्रत्येक राज्य में कम से कम 1 सरकारी चिकित्सा कॉलेज हो। हमारे गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने के हमारे संकल्प का उद्देश्य अपने गांवों के जीवन को बेहतर बनाना है। हम जानवरों के गोबर और ठोस अपशिष्ट को कंपोस्ट, उर्वरक, बायोगैस और बायो सीएनजी के रूप में बदलने के लिए खेतों में इसके प्रबंधन और रूपांतरण हेतु गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन नामक योजना प्रारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से केवल 330 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम के भुगतान पर 5.22 करोड़ परिवार 2 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर से लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम के भुगतान पर 13 करोड़ 25 लाख व्यक्तियों को 2 लाख रुपए के व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के साथ बीमित किया गया है। सरकार सभी गरीब परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवारों सहित को इस तहत एक मिशन मोड में शामिल करने का प्रयास करेगी। सरकार समस्त 60 करोड़ बुनियादी खातों को प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाकर इसके दायरे का विस्तार करेगी और इन खातों के जरिए सूक्ष्म बीमा और असंगठित क्षेत्र पेंशन योजनाओं की सेवा प्रदान करने हेतु उपाय करेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है।
जनवरी 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि खाता योजना बहुत सफल रही है। यह योजना शुरू करने से लेकर नवंबर 2017 तक बालिका के नाम से देश भर में 1.26 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें 19,183 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। गंगा की सफाई राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और हम इस पर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस कार्य ने गति पकड़ ली है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 16,713 करोड़ रुपए की लागत से आधारभूत सुविधाएं, विकास, नदी तल की सफाई, ग्रामीण स्वच्छता और अन्य कार्यक्रमों हेतु कुल 187 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 47 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। सभी 4,465 गंगा ग्रामों नदी के किनारे बसे गांव को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। सरकार ने केंद्रित ध्यान देने और समावेशी समाज का सपना पूरा करने के लिए विकास के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए ऐसे 115 महत्वाकांक्षी जिलों की पहचान की है। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार, कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन जैसी सामाजिक सेवाओं तथा सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल जैसे आधारभूत सुविधाओं तक तथा तीव्र गति व समयबद्ध तरीके से शौचालयों तक पहुंच में निवेश करते हुए इन जिलों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। हमें आशा है कि यह जिले विकास के मॉडल बनेंगे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्तियों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति हेतु सरकार ने खास ध्यान दिया है। हमारी सरकार ने 279 कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के लिए कुल अलग से रखा गया आवंटन 2016-17 में 34,334 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2017-18 में 52,719 करोड़ रुपए कर दिया है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिए 305 कार्यक्रमों के लिए अलग से रखा गया आवंटन 2016-17 में 21,811 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2017-18 में 32,508 करोड़ रुपए कर दिया है। मैं 2018-19 में अलग से रखा गया आवंटन अनुसूचित जातियों के लिए 56,619 करोड़ रुपए और अनुसूचित जनजातियों के लिए 39,135 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। सरकार का स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर अनुमानित स्कीमवार बजटीय व्यय 2017-18 में 1.22 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित व्यय की तुलना में 2018-19 में 1.3 लाख करोड़ रुपए है। इनके ब्यौरे अनुबंध 2 में दिए गए हैं। यह व्यय अतिरिक्त आवंटन और उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी के जरिए सहित बजट बाह्य व्यय के कारण 2018-19 में कम से कम 15,000 करोड़ रुपए बढ़ने की संभावना है। मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्यम एवं रोजगार। लघु और मध्यम उद्यम देश की प्रगति तथा रोजगार के प्रमुख वाहक हैं। मैंने एमएसएमई के क्षेत्र को ऋण सहायता, पूंजी और व्यय सब्सिडी का नवोन्मेष के लिए 3,794 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। विमुद्रीकरण और जीएसटी लागू होने के पश्चात देश में लघु और मध्यम उद्यमों के व्यवसायों का प्रभावशाली आकार बढ़ा है। यह लघु और मध्यम उद्यमों के व्यवसायों और वित्तीय साधनों के प्रचुर वित्तीय सूचना डाटाबेस बना रहा है। यह बड़ा डाटा लघु और मध्यम उद्यमों की कार्यशील पूंजी सहित पूंजी की जरूरतों के वित्त पोषण में सुधार करने हेतु प्रयोग करेगा। यह प्रस्ताव है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों और कारपोरेटों को ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम पर ऑनबोर्ड किया जाए और इसे जीएसटीएन के साथ जोड़ा जाए। यह एमएसएमई को वृहत वित्त पोषण में सक्षम बनाएगा और उनके द्वारा सामना की जा रही नकदी प्रवाहों की चुनौतियों को काफी सुखद भी बनाएगा। बैंकों द्वारा शीघ्र निर्णय लेने के लिए एमएसएमई हेतु ऑनलाइन ऋण स्वीकृति सुविधा सुधारी जाएगी। सरकार एमएसएमई को अनर्जक अस्थियों और भारग्रस्त खातों के प्रभावी समाधान के
उपायों की शीघ्र घोषणा करेगी। मैं एमएसएमई पर करों का भार घटाने और अनेक नौकरियां सृजित करने के लिए अपने भाषण के भाग ख में कुछ उपायों की घोषणा करूंगा। अप्रैल 2015 में शुरू की गई मुद्रा योजना में 10.38 करोड़ मुद्रा ऋणों से उधार के लिए 4.6 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ऋण के 76% खाते महिलाओं के हैं और 50% से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं। पिछले सभी 3 वर्षों में लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त करने के पश्चात 2018-19 में मुद्रा के अंतर्गत उधार देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने विमुद्रीकरण के पश्चात एमएसएमई का वित्त पोषण बढ़ाया है। एनबीएफसी मुद्रा के अंतर्गत ऋण देने के लिए बहुत शक्तिशाली साधन हो सकती है। एनबीएफसी बेहतर वित्त पोषण हेतु मुद्रा द्वारा निर्धारित पुनर्वित्त पोषण नीति और पात्रता मापदंडों की पुनरीक्षा की जाएगी। वित्त पोषण की गुंजाइश में फिनटेक का प्रयोग एमएसएमई के विकास में सहायता करेगा। वित्त मंत्रालय में एक समूह इस नीति को भारत में बढ़ने के लिए फिनटेक कंपनियों हेतु अच्छा माहौल बनाने हेतु जरूरी संस्थागत विकासात्मक उपायों की जांच कर रहा है। उपक्रम पूंजी निधियों और ईमानदार निवेशकों को उनकी समृद्धि हेतु नवोन्मेषी और विशेष विकासात्मक व नियामक व्यवस्था की जरूरत होगी। हमने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू करके देश में बहुत ठोस वैकल्पिक निवेश व्यवस्था बनाकर तथा उपक्रम पूंजी निधियों व ईमानदार निवेशकों के विशेष स्वरूप के लिए तैयार की गई कराधान व्यवस्था आरंभ करने सहित अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। हम अनेक विकास और भारत में वैकल्पिक निवेश निधियों के सफल कार्यचालन हेतु माहौल सुदृढ़ करने के अतिरिक्त उपाय करेंगे। नौकरी के अवसर सृजित करना और रोजगार सृजन सुगम बनाना हमारे नीति निर्माण का केंद्र बिंदु रहा है। पिछले 3 वर्ष के दौरान हमने देश में रोजगार सृजन बढ़ाने के अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं: सरकार द्वारा 3 वर्षों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों का 8.33% अंशदान, कपड़ा और चमड़ा तथा फुटवेयर जैसी बड़ी संख्या में व्यक्तियों को रोजगार देने वाले क्षेत्रों में 3 वर्ष के लिए नए कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि में 12% का अंशदान, आयकर अधिनियम के अंतर्गत नए कर्मचारियों को अदा किए गए पारिश्रमिक के 30% की अतिरिक्त कटौती, सरकार द्वारा 2020 तक 50 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए वजीफा देते हुए राष्ट्रीय प्रशिक्षु स्कीम शुरू करना और बुनियादी प्रशिक्षण का खर्च बांटना, परिधान और फुटवियर क्षेत्र हेतु नियतकालिक रोजगार में शुरुआत करना, की व्यवस्था के साथ ही सवेतन मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना। इन कदमों ने परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। हाल ही में किए गए स्वतंत्र अध्ययन ने दर्शाया है कि इस वर्ष 70 लाख औपचारिक नौकरियां सृजित होंगी। इस गति को बढ़ाने के लिए मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि सरकार अगला 3 वर्ष तक सभी क्षेत्रों के कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों के वेतन के 12% का अंशदान करेगी। इसके अतिरिक्त नियत काल के रोजगार की सुविधा सभी क्षेत्रों तक दी जाएगी। अनौपचारिक क्षेत्र में अधिकाधिक महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें अपेक्षाकृत अधिक निवल वेतन प्राप्त करने के लिए भविष्य निधि में महिला कर्मचारियों के अंशदान को प्रथम 3 वर्षों के लिए विद्यमान 12% अथवा 10% से अब मालिक के अंशदान में किसी परिवर्तन के बिना 8% करने के लिए मैं कर्मचारी भविष्य निधि के प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं। सरकार प्रधानमंत्री केंद्र कार्यक्रम के अंतर्गत देश के हर जिले में मॉडल महत्वाकांक्षी कौशल केंद्र स्थापित कर रही है। ऐसे केंद्रों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 306 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोले गए हैं। परिधान और तैयार संगठकों को बढ़ावा देने के लिए 2016 में 6,000 करोड़ रुपए का व्यापक कपड़ा क्षेत्र पैकेज अनुमोदित किया गया है। मैं अब वस्त्र क्षेत्र के 2018-19 के लिए 7,148 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध करने का प्रस्ताव करता हूं। आधारभूत सुविधाओं तथा वित्तीय क्षेत्र में हुए विकास। आधारभूत सुविधाओं
अर्थव्यवस्था के विकास का चालक है। हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी करने, सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे, बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों के नेटवर्क से देश को जोड़ने व एकीकृत करने तथा अपने नागरिकों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित भारी भरकम निवेशों की जरूरत होगी। हमने रेल और सड़क क्षेत्रों में अब तक सबसे ज्यादा आवंटन किया है। हम सरकारी निवेश और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विद्युत हेतु कोयला, रेलवे हेतु विद्युत और कोयले के लिए रेलवे रेक जैसे मुख्य संपर्कों की व्यवस्था युक्ति संगत और बहुत सूक्ष्म बनाई गई है। प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से नियमित आधार पर विनिर्माण क्षेत्रों के लक्ष्यों और उपलब्धियों की पुनरीक्षा करते हैं। अकेली प्रगति की ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली का प्रयोग करते हुए 9.46 करोड़ रुपए की परियोजनाएं सुगम व तीव्र गति में लाई गई है। भारत की सुरक्षा के लिए हम सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्कता आधारभूत सुविधाओं का विकास कर रहे हैं। लद्दाख क्षेत्र को सभी मौसमों में जोड़े रखने के लिए रोहतांग सुरंग पूरी हो चुकी है। 14 किलोमीटर से अधिक की जोजिला पास सुरंग के निर्माण का ठेका सहित प्रगति कर रहा है। मैं अब सेला पास के तहत सुरंग के निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। सरकार पर्यटन और आपातकालीन चिकित्सा सेवा के संवर्धन हेतु समुद्री प्लेन के कार्यकलापों में निवेश बढ़ाने के लिए आवश्यक ढांचा बनाएगी। शहरीकरण अवसर और हमारी प्राथमिकता है। मेरी सरकार ने परस्पर जुड़े 2 कार्यक्रम स्मार्ट शहर मिशन और अमृत शुरू किया है। स्मार्ट शहर मिशन का लक्ष्य 100 शहरों को आधुनिक सुविधाओं वाला बनाना है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि 2.4 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से 99 शहरों का चयन किया गया है। इन शहरों ने स्मार्ट कमांड और नियंत्रण केंद्रों, स्मार्ट सड़कों, सौर छतों, इंटेलिजेंट परिवहन प्रणालियों, स्मार्ट पार्कों जैसे विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है। 2,350 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 20,852 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। भारत में विरासत शहरों की मौलिकता सहेज कर रखने व सजीव करने के लिए राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और सुदृढ़ीकरण योजना हृदय बड़े तौर पर शुरू की गई है। भारत में पर्यटन स्थलों की प्रचुरता है। यह प्रस्ताव है कि 10 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को आधारभूत सुविधाओं व कौशल विकास वाला व्यवहारिक दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी का विकास, निजी निवेश आकर्षित करने, ब्रांडिंग व विपणन का अनुसरण करते हुए आदर्श पर्यटन गंतव्यों में विकसित किया जाए। इसके अतिरिक्त आगंतुकों का अनुभव बढ़ाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 100 आदर्श स्मारकों में पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। अमृत कार्यक्रम 500 शहरों के सभी परिवारों को जलापूर्ति की व्यवस्था करने पर केंद्रित है। अमृत योजना के अंतर्गत 500 शहरों के लिए 77,600 करोड़ रुपए की राज्य स्तरीय योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। 19,428 करोड़ रुपए की लागत से 494 परियोजनाओं हेतु जलापूर्ति संविदाएं और 12,429 करोड़ रुपए की लागत वाली 272 परियोजनाओं हेतु सीवरेज कार्य की संविदा प्रदान की जा चुकी है। इन मिशनों द्वारा सुधारों को उत्प्रेरित किया जा रहा है। 482 शहरों को क्रेडिट रेटिंग शुरू हो गई है। 144 शहरों को निवेश ग्रेड की रेटिंग भी मिल चुकी है। मेरा मंत्रालय सामरिक और बड़े सामाजिक लाभ वाले शैक्षणिक और स्वास्थ्य आधारभूत सुविधाओं में निवेशों सहित आधारभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्त पोषण में सहायता करने के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को शक्ति प्रदान करेगा। सरकार ने सड़क अवसंरचना क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमने 2017-18 के दौरान 9,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा करने का हमें विश्वास है। देश के भीतरी और पिछड़े क्षेत्रों व सीमाओं को निर्बाध संपर्कता उपलब्ध कराने के लिए 5,35,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से चरण 1 में लगभग 35,000 किलोमीटर के सड़क निर्माण हेतु महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना अनुमोदित की गई है। NHAI ने अपनी तैयारी
सड़क अस्तियों हेतु बाजार में इक्विटी जुटाने के लिए अपनी सड़क अस्तियों को विशेष प्रयोजनी साधन बनाने और टोल चलाव और अंतरण तथा आधारभूत सुविधा निवेश निधियों जैसे नए मुद्रीकरण ढांचों का प्रयोग करने पर विचार करेगा। रेलवे नेटवर्क मौजूद और उसे और मजबूत करते हुए रेलवे को ढुलाई क्षमता बढ़ाना सरकार का प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। वर्ष 2018-19 के लिए रेलवे कैंपेक्स 1,48,528 करोड़ रुपए रखा गया है।